है। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है, और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। देखिए, यूनिवर्स को जब देखा जा रहा है तो यूनिवर्स के अंदर हमें कुछ कांस्टेंट्स दिख रहे हैं। कांस्टेंट्स क्या है? मतलब मिसाल के तौर पर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये अगर मैं छोड़ रहा हूं तो ये जो स्पीड में गिरा, इसका एक फॉर्मूला है कि ये ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट से होते 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 सही हो गए। जब कायनात बनी उसके फर्स्ट पिको सेकंड क्या होता है? 0.0000000 इतने सारे जीरो, फिर 1 सेकंड में पिको सेकंड इतना छोटा होता है। यानी यूनिवर्स जब बना और उसका जो पहला पिको सेकंड गुजरा था, उसके अंदर ही चारों फंडामेंटल जो फोर्सेस है, ग्रेविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये चारों उसी वक्त पे सही आना जरूरी था। अगर ये चारों सही नहीं होती उस वक्त पर तो फिर यूनिवर्स बनता ही नहीं। साइंटिस्ट लोग गॉड में नहीं बिलीव करते, ये कहा जाता है। पहले तो ये बात के बारे में सवाल ये उठता है, 33% बिलीव करते हैं गॉड में, 18% गॉड में तो बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल स्पिरिट या हायर पावर है ऐसा मानते हैं 18%। टोटल कितने हो गए? 51 हो गए। फेमस एथियस्ट जिनका नाम था एंथनी फ्लू, जिन्होंने 50 साल तक एथियज्म की खिदमत की, जिनके आर्टिकल्स अमंग द मोस्ट पॉपुलर पब्लिश्ड आर्टिकल्स में से थे, लेकिन 2004 में आकर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली, और 2007 में किताब लिखी। किताब का नाम है There is no को कट करके a God, there is a God। अब आइए सुनते हैं वो लोग क्या कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसका जवाब है मल्टीवर्स। एक और सवाल जो पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि गॉड ऑफ द गैप्स है, क्लियरली इशारा कर रहा है क्रिएटर है और कंट्रोलर भी है। यानी ऐसा नहीं कि बना करके वो वेकेशन पे चला गया। मतलब वो अपने आप को मानते कि हमसे ज्यादा अक्लमंद साइंटिस्ट है। जब वो उतनी रिसर्च रियलाइज करने के बाद भी वो एग्जिस्टेंस नहीं मान रहे, तो फिर हम तो एक अदना लोग हैं, मतलब हम लोग उस फील्ड के है भी नहीं, वो नहीं मान रहे, हम कैसे माने? आज भी हमारी जमीन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आ ही रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सारी चीजें तो अभी भी आ ही रही है ना। हाँ। ये सारी इसके पीछे क्या एक रीजन है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं आज की हमारी इस क्लास में, जो एंटी इस्लामिक सवालों के जवाब में है। और आज जिस टॉपिक पर, जिस सवाल का हम जवाब देख रहे हैं, वो है कि जब लोग कहते हैं कि क्या प्रूफ है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, क्या प्रूफ है दैट गॉड एग्जिस्ट, कि ऊपर वाला क्रिएटर है, गॉड है, खालिक कायनात है, उसके वजूद की क्या दलील है। तो आइए इस सवाल के जवाब को हम आज शुरू करते हैं, और आज हम इंशाल्लाह बहुत सारे प्रूफ्स देखने वाले हैं। और साथ साथ में हमारा तरीका ये होगा कि हम इंशाल्लाह उनके उठाए हुए सवालों के जवाब भी साथ साथ में देखेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि जो सवाल हम देख रहे हैं, जो मैं पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूं, उसके रद्द में, उसके जवाब में अगर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं तो मैं वो साथ साथ में लेने की इंशाल्लाह जहां हो सकता है कोशिश करूंगा। अगर कोई मिसाल के तौर पर आपसे पूछे, और माइक है आपके पास यहाँ पे मौजूद, अगर आपसे पूछे कि बताओ कि आपकी पर नानी थी या नहीं थी? हाँ, पर नानी थी। आपने देखा था उन्हें? नहीं। कोई प्रूफ है उनके वजूद का? नहीं। फोटो वगैरह कुछ नहीं है। फिर कैसे आप मानते हैं कि थी? कुरान के जरिए पता चला है कि अगर, अच्छा, कुरान के जरिए पता चला कि, और अगर कोई कुरान में नहीं मानता है तो वो क्या मानेगा कि उसकी पर नानी थी? क्या मानेगा एक शख्स जो कुरान में नहीं मानता, वो क्या मानेगा? नस्ल के हिसाब से देखेगा, वहां से नस्ल आ गई। हाँ, मतलब नस्ल के हिसाब से देखेगा। ओके, नस्ल के हिसाब से देखेगा। ओके, शजरा अगर नहीं उसके पास तो फिर क्या मानेगा एक आम इंसान, दुनिया का इंसान जो? वेरी गुड, यही सुनने का था मुझे। दिख रहा है सामने, उसकी लॉजिक से आदमी को मालूम पड़ता है। कैसे लॉजिक बताइए, सबको बताइए। एक सामने नानी दिख रही है, तो जाहिर सी बात उनकी भी कोई माँ होगी, उनकी कोई नहीं माँ होगी, तो उस तरीके से पर नानी तो होगी, होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो हम कहाँ से आए? सही बात है ना। तो नहीं देखा है फिर भी मानता है कि पर नानी थी। कोई डीएनए वाला प्रूफ कुछ भी नहीं है तो भी मानता है कि थी, क्योंकि उसके बगैर हम वजूद में फिर
कैसे आएंगे? तो हम क्या देखते हैं कि कुछ चीजों के जब क्लियर प्रूफ होते हैं तो वो क्लियर प्रूफ की रोशनी में लोग उस चीज को मानते हैं, उसके एविडेंसेस को मानते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम बहुत सारे प्रूफ देखेंगे गॉड के एग्जिस्टेंस के। हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और सबसे पहला प्रूफ जो हम शुरू कर रहे हैं एक कुरान की आयत से, सूरे तूर में सूरा 52 की आयत नंबर 35 और 36। अल्लाह ताला ने यहां पे सवाल पूछा है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या वो किसी पैदा करने वाले के बगैर ही बन गए? क्या वो किसी पैदा करने वाले के बगैर ही पैदा हो गए? अम हुमुल खालिकून, या उन्होंने खुद अपने आप को बनाया? क्या वो किसी बनाने वाले के बगैर बन गए या खुद अपने आप को बनाया? अम खलकुस समावाती वल अर्दा, क्या उन्होंने आसमान और जमीन को बनाया है? बल ला युकिनून, नहीं उनके पास कोई यकीन नहीं है। अब हम इस आयत से समझेंगे कि आयत के अंदर जो पॉसिबिलिटीज है, ये दो आयतों पर गौर करके इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा कि इसमें हमें 4 पॉसिबिलिटीज किसी भी बनी हुई चीज की दिख रही है। नंबर 1, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, किसी बनाने वाले के बगैर वो बन जाए। अम हुमुल खालिकून, या खुद उसने अपने आप को बनाया है, सेल्फ क्रिएटेड, अपने आप को बनाया। अम खलकुस समावाती वल अर्दा, यानी कि एक बने हुए ने आसमान और जमीन को बनाया। बल ला युकिनून, नहीं उनके पास यकीन नहीं। जो 4th पॉइंट है कि किसी अनक्रिएटेड ने बनाया। देखिए 4 चीजें, सुनो समझो फिर से। कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन। अब ये मोबाइल फोन जो वजूद में है, इसे या तो किसी बगैर किसी बनाने वाले के बन गया खुद से, या तो इसने अपने आप को बनाया, या तो कोई बने हुए ने बनाया, या कोई ऐसे ने बनाया जिसकी कोई बिगनिंग नहीं। तो यानी कि कोई भी चीज जो बनी हुई है उसके बारे में 4 सवाल आते हैं। अब हम ये देखते हैं, फर्स्ट एक एक सवाल को हम लेंगे। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या किसी बनाने वाले के बगैर बन गया? तो यहां पे सवाल क्या है कि सोचो कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके ऊपर अगर आप कुछ नहीं के अंदर अगर आप ऐड करो, क्या ऐड करो? कुछ नहीं प्लस कुछ नहीं मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं, हाँ, इज इक्वल टू कुछ नहीं। यानी अगर नथिंग है उसके ऊपर बहुत सारे नथिंग को ऐड करें, उसको मल्टीप्लाई कर डाले नथिंग से, तो भी लास्ट में क्या मिलेगा आपको? नथिंग ही मिलेगा। कुछ नहीं का मतलब क्या है? कुछ नहीं का मतलब है कि कोई शख्स नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, तो उससे क्या मिलेगा आपको? लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि ये एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, 0 + 0 + 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ही आने वाला है। मतलब कोई चीज अगर नहीं है तो वहां से कोई चीज मिलने वाली भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। सेकंड सवाल, अम हुमुल खालिकून, क्या उन्होंने अपने आप को बनाया है? उन्होंने अपने आप को बनाया है, यानी कि अगर कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं है, वो अपने आप को कैसे बना सकती है? जो चीज मौजूद ही नहीं है वो कैसे बना सकती है? और अगर बना रही है ना, पहले से मौजूद थी। अगर पहले से मौजूद थी तो बनाने की क्या जरूरत है? यानी कि कोई चीज अगर अपने आप को बना रही है, यानी कि वो पहले से थी भी और नहीं भी थी, थी भी और नहीं भी थी। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। और हम देखते हैं कि एक ही वक्त पे कोई चीज वजूद में हो और ना भी हो, ऐसे कैसे मुमकिन है? कोई चीज वजूद में है भी और नहीं भी है। तो यहां पर अगर ये यूनिवर्स के बारे में समझें कि यूनिवर्स जो अपने आप को बनाया, अगर कोई ये कहे तो फिर पहले से था, क्योंकि अपने आप को बनाने के लिए पहले से होना जरूरी है ना। ये तो ऐसी बात है जैसे कहे कि किसी की मां ने अपने आप को जन्म दिया, किसी की मां ने अपने आप को जन्म दिया, यानी कि जन्म देने से पहले थी वो। अगर अपने आप को जन्म दे रही हैं तो आप जन्म देने से पहले से थी, तो फिर जन्म देने की जरूरत क्या रही? अगर पहले से थी तो जन्म देने की जरूरत क्या रही? ये तो पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई भी समझ सकता है कि ये बेवकूफी है। आते हैं हम थर्ड चीज पर। थर्ड चीज क्या है? अम हुमुल खालिकून, अम खलकुस समावाती वल अर्दा, क्या उन्होंने आसमान और जमीन को बनाया? अब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, कायनात की बात कर रहे हैं कि कायनात को किसने बनाया, हम ये कह रहे हैं। तो यहां पे जवाब क्या मिलता है? हमें जवाब मिलता है कि ये जो कायनात है ना, आज जो यूनिवर्स है, इसकी एक शुरुआत है, इसकी शुरुआत है। तो कहते हैं ये कहां से आई? ये कहते हैं इससे पहले कोई और कायनात रही होगी, उसमें से कायनात आई। ठीक है, तो फिर सवाल ये होता है दूसरी कायनात कहां से आई? बोले कोई तीसरी कायनात रही होगी, उसमें से आई। ठीक है, चौथी कायनात कहां से आई? तीसरी कहां से आई?
तो तीसरी आई चौथी ने बनाया होगा, चौथी को पांचवें ने बनाया होगा, पांचवी को छठे ने बनाया होगा। ये एक इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कि ये एक बेवकूफी है। कैसे बेवकूफी मैं बताता हूं। सोचो कि एक सोल्जर है, उसको कहा जाता है तुम्हें गोली चलाने से पहले अपने पीछे वाले से पूछना है। हाँ, जैसे एक सोल्जर को अपने हायर सोल्जर को पूछना है चलाने से पहले, पूछे उसके ऊपर वाले को, उसके ऊपर वाले को पूछना है, और हर किसी को अपने ऊपर वाले से पूछना है। और ये लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं। अगर ये लिस्ट कभी खत्म ही ना हो तो मुझे बताओ गोली चलेगी नहीं चलेगी? समझो, अगर मान लो कि पहले सोल्जर से कहा जाए कि गोली चलाने से पहले पीछे वाले से जरूर पूछ लेना, और पीछे वाले को कहा जा रहा है कि हां बोलने से पहले तुम्हें अपने पीछे वाले को पूछना है, और उसके पीछे वाले को उसके पीछे वाले को पूछना है, और ये अनलिमिटेड अनएंडिंग चलता रहे, तो गोली चलेगी नहीं चलेगी? क्योंकि हर कोई किसी को पूछता रहेगा। लेकिन सही बात क्या है, सही बात क्या है कि गोली तो नहीं चलेगी, लेकिन यहां पे तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ऑलरेडी है, कायनात ऑलरेडी है। अब कायनात जो टोटली है, इससे क्या पता चलता है कि कोई तो ऐसा रहा है, कोई तो ऐसा है जिसको किसी ने नहीं बनाया। अगर कोई ये बात को नहीं मानता, वो ये मानता है कि किसी बने हुए ने ही बनाया, फिर क्या होगा? अगर बने हुए ने बनाया तो वो बने हुए को किसने बनाया? ये गाड़ी कहीं भी खत्म नहीं होगी, लेकिन कायनात तो ऑलरेडी वजूद में है। तो यहां पर एक क्लियर प्रूफ है। किस बात का प्रूफ है? कि कायनात का बनाने वाला मौजूद है। नहीं तो क्या होगा? कायनात बनेगी ही नहीं, और कायनात तो ऑलरेडी है। क्योंकि अगर ये कायनात दूसरी कायनात पर डिपेंड होती, दूसरी तीसरे पर, तीसरी चौथी पर, चौथी पांचवें पर, छठी सातवें आठवीं नौवीं, और कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो कायनात वजूद में ही नहीं आएगी। करेक्ट? लेकिन कायनात तो ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये किस बात की दलील है? कि हम सब जो हैं, अगर कोई ऐसा हो जो कहे कि मिसाल के तौर पर कि हम कहां से आए? अब्बा अम्मी से आए। वो कहां से आए? वो अपने पेरेंट्स से आए। वो कहां से आए? कोई तो ऐसा चाहिए जिसके कोई माँ बाप ना हो, क्योंकि हर कोई अगर माँ बाप पे ही डिपेंड रहेगा तो फिर वजूद में आएंगे ही नहीं हम सब। लेकिन हम सब इंसान वजूद में आ चुके हैं। पता चला कि कोई तो ऐसा है जिसको किसी ने नहीं बनाया। तो आते हैं हम ये फोर्थ चीज पर कि क्रिएटेड बाय अनक्रिएटेड क्रिएटर, कि कायनात को किसने बनाया? कायनात ने खुद अपने आप को नहीं बनाई। कायनात नथिंग से नहीं आई है। कायनात को किसी बनी हुई कायनात ने नहीं बनाया। तो फिर चौथा ऑप्शन क्या आता है? किसी ऐसे ने बनाया जिसको किसी ने नहीं बनाया, और वो है अल्लाह। वो है अल्लाह। ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अल्लाह ताला के वजूद के ताल्लुक से। अब यहां पे हम कुछ और बातें भी समझ सकते हैं कि जिसने बनाया कायनात को, यकीनन वो हमेशा से होना उसका जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी शुरुआत है तो फिर कैसे उसने कायनात को बनाया? उसकी कोई बिगनिंग नहीं, उसका बहुत पावरफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतनी बड़ी कायनात है जिसको बनाया गया, इतना बड़ा यूनिवर्स है जिसको बनाया, तो उसका बहुत पावरफुल होना बहुत जरूरी है। उसके पास बहुत इल्म होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कायनात में जो सिस्टम्स है, जो इंफॉर्मेशन है, जो रेगुलेशंस है, जो सारी चीजें चल रही है, ये इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि कोई ऐसा है जो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही वाइज है, बहुत ही इल्म वाला है। और उसके पास कुदरत और ताकत होना भी बहुत जरूरी है। उसके पास मर्जी होना बहुत जरूरी है। अगर ताकत नहीं है तो इतनी बड़ी कायनात को नहीं बना सकता। उसके पास मर्जी नहीं है बनाने की, कोई मर्जी नहीं है उसकी, तो वो फैसला नहीं कर सकता कि मुझे बनाना है। ये सारी चीजें हम इस बात से समझ सकते हैं। और उसका कायनात से बाहर होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स ने टेबल को बनाया तो वो टेबल के बाहर है इसलिए वो बना रहा है। कोई कायनात के बाहर है, यानी कायनात के अंदर घुला मिला हुआ नहीं है, कायनात से अलग है। ये बात को भी हम देख रहे हैं। तो ये चार ऑप्शंस को देखकर हमने अपना फर्स्ट आर्गुमेंट यहां पूरा किया। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका था। आप सूरह तूर की आयतों से ये बात को इंशाल्लाह बहुत इजीली बता सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड आर्गुमेंट पर। यहां पर यूनिवर्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कॉस्मिक कांस्टेंट्स, हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह अभी अंडरस्टैंड करेंगे। सोचो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो बिरयानी के अंदर होते हैं ना, वो पड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप लोग कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो बिरयानी के अंदर जाते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, और फिर जोरदार हवाएं चलने लगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये हवा ऐसी चली कि सब इंग्रेडिएंट ऐसे में से मिक्स हो गए कि लास्ट में बिरयानी मिल गई? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसे मिक्स हो गए वो सब कि बिरयानी मिल गई। तो ये बात को क्या कोई भी मानेगा? क्योंकि बिरयानी के अंदर पहले तो सही इंग्रेडिएंट जाना चाहिए, गलत नहीं जाना चाहिए कुछ और सही क्वांटिटी में जाना चाहिए, सही रेशियो होना चाहिए, नमक जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। और फिर उसके अंदर जो उसके अंदर कुकिंग और जो प्रोसेस है वो सही होना बहुत जरूरी, नहीं तो ओवर कुक हो जाए तो भी खराब हो जाएगी बिरयानी। यानी सही प्रोपोर्शन। तो यानी आप अगर
बिरयानी को रखे हुए देखो तो आप क्या सोचोगे? क्या ये सोचोगे कि हवा में उड़कर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आज जोरदार हवाएं चल रही है उससे मिक्स होकर के बिरयानी बन गई? क्या ये मानेंगे आप? या ये क्या मानेंगे आप? हाँ, किसी ने बनाया है। अब अगर आपने बनाते हुए नहीं दिखा तो भी क्या मानेंगे? हवा से उड़ के बनी, ये तो कोई नहीं मानेगा। यही आप सोचेंगे किसी ने तो बनाया है, उसके बगैर बन ही नहीं सकती। अब आइए हम अपने आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं। देखिए, यूनिवर्स को जब देखा जा रहा है तो यूनिवर्स के अंदर हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या है? मतलब मिसाल के तौर पर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये अगर मैं छोड़ रहा हूं तो ये जो स्पीड में गिरा, इसका एक फॉर्मूला है कि दो चीजें, जमीन भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मोबाइल भी एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के अंदर जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अंदर क्या है? एक उसका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला जो है ना, सिर्फ जमीन पे है ऐसा नहीं, आप चांद पे जाओ तो वहां के हिसाब से फॉर्मूला होगा। चांद की जो साइज है उस हिसाब से चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी जिस बॉडी की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है, और जो स्टार्स होते हैं, जो सितारे होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, सबका एक अपना कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? कॉस्मिक कांस्टेंट है। यानी कि ये सिर्फ जमीन पर है ऐसा नहीं, पूरी यूनिवर्स में जाएंगे ना, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है पूरे यूनिवर्स में। और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये कई सारे कांस्टेंट्स है। ये एक छोटी लिस्ट है कि भाई ये सारे कांस्टेंट्स जो है ये कॉस्मिक कांस्टेंट, उनका फॉर्मूला है। हाँ, और ये जो कांस्टेंट्स है ये पूरी कायनात में अगर आप देखोगे कि 26 ऐसे फंडामेंटल कांस्टेंट्स माने जाते हैं जो यूनिवर्स में को चलाने में बहुत जरूरी है। और सिर्फ 26 नहीं है, अगर आप देखोगे कि यहां पर फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स में 209 ऐसे फिजिकल कांस्टेंट्स मिले हैं। यानी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलिब्रेशन है ना, कैलिब्रेशन कि फोर्स कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, इसका एक फोर्स का पावर है। ऐसे ये 209 के करीब फिजिकल कांस्टेंट्स है, सबका कैलिब्रेशन है। यानी कि कैलिब्रेशन, और कैलिब्रेशन में हम देखते हैं तो ये ऐसे कांस्टेंट्स है कि हम देखते हैं कि डॉक्टर डेविड डॉइश जो फिजिसिस्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि अगर ये कांस्टेंट्स को थोड़ा सा कुछ परसेंटेज आगे बढ़ा दो एक डायरेक्शन में, थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो फिर स्टार्स जो होते हैं 1 मिलियन साल के अंदर ही बर्न आउट हो जाएंगे। यानी कि स्टार्स बहुत जल्दी जल के सब खत्म हो जाएंगे। और अगर थोड़ा कुछ दूसरे डायरेक्शन में कर दो तो फिर एलिमेंट्स, हीलियम से ज्यादा भारी एलिमेंट्स बन ही नहीं सकते, कार्बन नहीं बन सकता, लाइफ नहीं बन सकती, केमिस्ट्री नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि ये कांस्टेंट जितने हैं परफेक्ट उतने ही होने चाहिए, परफेक्ट उतने ही होने चाहिए। डॉक्टर डेनिस कैनिया कहते हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वेटरीज के, वो कहते हैं इफ यू चेंज अ लिटिल बिट द लॉज ऑफ नेचर, थोड़ा सा लॉज ऑफ नेचर को थोड़ा सा चेंज कर दो, a little bit of the constants of nature like the charge of the electron, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है थोड़ा सा चेंज कर दो, तो फिर जो यूनिवर्स जो बनता है जिस तरह से, वो टोटली चेंज हो जाएगा और वो डेवलप नहीं हो पाएगा। जिस तरह से वो डेवलप हुआ उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। मार्टिन रीस ने अपनी किताब लिखी है जस्ट 6 नंबर्स, जिसके अंदर वो 6 कांस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं देखो कितना अमेजिंग है। जैसे उनमें से एक जो है N, जो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो यानी क्या? जैसे मिसाल के तौर पे नमक का एक रेशियो होता है खाने में कि कितना नमक डालेंगे, एक रेशियो होता है। अगर नमक ज्यादा डाल दोगे तो खाना खराब हो जाएगा, कम डाल दोगे तो टेस्ट नहीं आएगा, उसका एक रेशियो होता है। वो कहते हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो है, वो कहते हैं कि ये ऐसा है 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 36 में से एक। 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 36 यानी इतने सारे 36 जीरो आएंगे, उसमें से एक सही है, बाकी सब गलत। दोनों का रेशियो ऐसा है कि 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 36 में से एक। यानी कि अगर आप ये फिगर को समझोगे, पूरी कायनात में कितने सेकंड्स गुजरे हैं बनने के बाद से अब तक, इतने सेकंड्स गुजरे हैं। और ये नंबर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 36, ये इतना लंबा नंबर है, इसमें से एक सही है, बाकी सब गलत है। हाँ, और ये है कितने सेकंड गुजरे हैं। तो उसके अंदर क्या कह रहे हैं मार्टिन रीस कि ये सारे जो 6 कांस्टेंट्स है, ये क्या चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि परफेक्ट कैलिब्रेशन। अब ये परफेक्ट कैलिब्रेशन से क्या समझते हैं? पहले तो ये बात को समझिए कि ये ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट से होते 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 सही हो गए। यानी होता है ना कि कोई चीज गिरते 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 सही जगह पे जाके बैठ गई, ऐसा हुआ क्या? तो वो बताते हैं कि जो अर्ली यूनिवर्स है
जब कायनात बनी उसके फर्स्ट पिको सेकंड क्या होता है, 10 raised to the power of जो ये -12, ये प्लैंक एपॉक कहा जाता है। ये फर्स्ट पिको सेकंड किसे कहेंगे कि आप इससे समझो कि ये इतने सारे जो एक होता है ना 0.0000000 इतने सारे जीरो, फिर 1 सेकंड, 1 सेकंड की बात, आधे सेकंड की बात नहीं कर रहे, पाव सेकंड की बात नहीं कर रहे, 1/10 की बात नहीं कर रहे, 1/10 की बात नहीं कर रहे। सेकंड में पिको सेकंड इतना छोटा होता है, यानी यूनिवर्स जब बना और उसका जो पहला पिको सेकंड गुजरा था उसके अंदर ही चारों फंडामेंटल जो फोर्सेस है, ग्रेविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये चारों उसी वक्त पे सही आना जरूरी था। अगर ये चारों सही नहीं होती उस वक्त पर तो फिर यूनिवर्स बनता ही नहीं। यानी कि इसका ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट से बॉल गिरते 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 सही जाके जगह जाके बैठ गया, ऐसा नहीं है। ये पहले पिको सेकंड में ही सही शॉट लगा, हाँ सही शॉट। तो ये यूनिवर्स जो बना उसके फर्स्ट बिगिनिंग की बात हो रही है, फर्स्ट पिको सेकंड की बात हो रही है। तो जैसे आप ये देखोगे कि स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी में ये आता है कि फाइनली ट्यून जो कांस्टेंट्स है, कि जब इसको देखते हैं ये इतने फाइनली ट्यून्ड है कि जैसे सही चीज आना और सही चीज सेट होना इतना मुश्किल है कि कोई अंधेरे में शूटिंग कर रहा है, वैसा नहीं है। ये परफेक्ट पूरे एक्यूरेटली सही होना जरूरी है। तो ये सारी चीज के अंदर कैसे सही हो गया, ये हम ये पूछ रहे हैं, ये चीज कैसे सही हो गई। अब यहां पर कुछ लोग कहें बाय चांस, इसे चांसिज्म कहेंगे, ये भी एक मजहब है। मैं इसको नाम क्या दे रहा हूं, या क्या नाम इसको देते हैं, चांसिज्म। यानी ये हम मजाक उड़ाने में दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि चांसिज्म है भाई, चांस का तुम्हारा एक मजहब है ये। मतलब यू थिंक कि जाकर सही जो शॉट लग गया, मिसाल के तौर पे कोई अंधेरे में शूट कर रहा है तो हो सकता है उसका सही शॉट लगेगा, हो सकता है गलत शॉट लगेगा। लेकिन यहां पर अंधेरे में शूट होने में कितने शॉट्स लग सकते हैं? यहां पे बात हो रही है एक पहले पिको सेकंड में इतने सारे ऑप्शंस में से सही ऑप्शन लगना, और एक कांस्टेंट नहीं है, ऐसे 200 से ज्यादा कांस्टेंट्स है जो परफेक्टली जाकर कैलिब्रेट हो गए। तो क्या चीज की तरफ ये सारी चीजें पॉइंट कर रही है, क्या चीज की तरफ पॉइंट कर रही है? तो हम ये देखते हैं साइंस मैगजीन के अंदर, यहां पे ये लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इतना कहा, ये देखिए, वो कहते हैं द फैक्ट दैट द यूनिवर्स exhibits many features that foster organic life, such as precisely those physical constants that result in planets, कि जो physical constants की वजह से planets वजूद में आए और stars वजूद में आते हैं, और जिसकी वजह से साइंटिस्ट स्पेक्यूलेट करते हैं कि क्या कहते हैं, डिवाइन इन्फ्लुएंस मे बी प्रेजेंट। ये साइंस मैगजीन के अंदर ये चीज उन्होंने कहा कि ये चीज इशारा कर रही है कि डिवाइन इन्फ्लुएंस जरूर, यानी कि गॉड का वजूद इसमें जरूर रहा होगा, ये वो कह रहे हैं। सर फ्रेड हॉयल वो भी अपने स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि ये सारे जो कांस्टेंट जिस तरह से फाइनली कैलिब्रेटेड है, कि ये कहते हैं ये डेलिबरेटली डिजाइन हुए हैं, ये परफेक्ट जो हुए हैं ना, डेलिबरेटली डिजाइन हुए हैं, ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी बाय चांस जाकर इतने सारे करोड़ों अरबों खरबों चांसेस में से एक चांस परफेक्ट आ गया, और हर एक कांस्टेंट के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये चीज पॉइंट क्या कर रही है कि डेलिबरेटली डिजाइंड है। एक फेमस एथियस्ट जिनका नाम था एंथनी फ्लू, जिन्होंने 50 साल तक एथियज्म की खिदमत की, जिनके आर्टिकल्स अमंग द मोस्ट पॉपुलर पब्लिश्ड आर्टिकल्स में से थे, लेकिन 2004 में आकर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली, और 2007 में किताब लिखी। किताब का नाम है देयर इज नो को कट करके अ गॉड, देयर इज अ गॉड। और ये किताब के अंदर द वर्ल्ड्स मोस्ट नोटोरियस एथियस्ट चेंज्ड हिज माइंड, जहां पे उन्होंने अपना माइंड बदल करके कहा कि द गॉड डज एग्जिस्ट, लेकिन रीजंस में क्या बता रहे हैं, साइंस पॉइंट आउट कर रहा है कि ये सारी चीजें जो नेचर के अंदर है, ये जो कांस्टेंट्स है, कि किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। कॉस्मोस मैगजीन के अंदर ये आया है, अ यूनिवर्स मेड फॉर मी, हाउ डिड इट कम टू बी सो परफेक्टली ट्यून्ड फॉर स्टेबिलिटी इन लाइफ। यानी स्टेबिलिटी लाइफ के लिए यूनिवर्स कैसे इतना परफेक्ट ट्यूनिंग में कैसे बैठा, यानी यूनिवर्स जो बनाया गया है हमारे रहने के लिए मुनासिब कैसे बना। और ये चीज यानी साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन में कांस्टेंट्स के ताल्लुक से ये चीज मान रहे हैं, लेकिन दो आंसर्स है। एक है कोई कहे बाय चांस हो गया, ये क्या है, इसे चांसिज्म कहेंगे, और एक है कोई कहे कि हमारा क्रिएटर है जो नॉलेजेबल है, जो वाइज है, जो ताकत वाला है, और उसने ऐसे यूनिवर्स को पर्पसफुली डिजाइन किया जिसमें जाकर यूनिवर्स परफेक्टली बना। तो ये कांस्टेंट्स किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्रिएटर के वजूद की तरफ, वाइज एंड इंटेलिजेंट क्रिएटर की तरफ ये चीज इशारा कर रही है।
तो जैसे इसके लिए मैं 2 और मिसालें बताऊंगा कि सोचो आप एनसाइक्लोपीडिया देख रहे हो। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेंट के डब्बे पड़े हुए थे और वहां पे बूम करके एक धमाका हुआ, धमाके में पेंट इस तरह से उड़ा कि एनसाइक्लोपीडिया बन गई? क्या ये पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है। या एक और मिसाल कि मान लो कि गार्बेज डंप है जहां पुरानी गाड़ियां, पुरानी मशीन सब पड़ी हुई है और वहां पे एक हम देखते हैं कि हरिकेन आ जाए, साइक्लोन आ जाए, और वो साइक्लोन में ये सारे पार्ट्स ऐसे घूमे कि प्लेन बन गया। ऐसा पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज हो जाना कि ये कॉस्मिक कांस्टेंट सब परफेक्टली अपनी जगह पे आ जाए, ये ऐसे ही मानना है, ऐसे ही मानना है। ये इस चीज की यानी एक प्रैक्टिकल मिसाल हमने देखा। तो यहां पे हम सेकंड पॉइंट का आंसर हमने पूरा किया। अब आइए सुनते हैं वो लोग क्या कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसका जवाब है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स क्या है? वो कहते हैं ये यूनिवर्स है परफेक्ट। इसे हम उनके अल्फाज में देखेंगे। 1700s में डेविड ह्यूम नाम के एक फिलोसोफर ने क्या कहा था? कहा कि ये जो यूनिवर्स सही बना ना, वो कहते हैं ऐसे बहुत सारे दूसरे यूनिवर्स बने हुए होंगे जो गलत बने होंगे। ये एक सही बन गया तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस होंगे, मल्टीवर्स, जो गलत बने हुए होंगे। और वो लोग इस चीज को फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसे यूनिवर्सेस, दूसरे पैरेलल यूनिवर्स, ऐसी दूसरी कायनातें बहुत सारी बनी हुई है जिसका किसी का कोई प्रूफ नहीं है, उसको किसी ने देखा नहीं, उसके वजूद की कोई दलील नहीं है, लेकिन मानते हैं। तो आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सोचो कहीं पर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है ना तो क्या हाल होता है मालूम है? बहुत सारे किलोमीटर्स तक सब चीज जल जाती है। और ऐसा हो अगर कि जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब फटा वहां पे एक आदमी खड़ा था और वो वहां से निकला परफेक्ट, सेफ, उसको कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे? बोलेंगे बहुत ताज्जुब की बात है, अगर ऐसा सचमुच हुआ तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है। तो वो जवाब में क्या कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटे हो तो फिर एक आदमी ऐसा भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। पहले तो चाहे हजारों लाखों ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए तो भी ऐसा आदमी किसी के आखिर में कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब से कि उसके सर के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहा है और वो उससे बच के निकल जाए, ये इम्पॉसिबल बात है। और अगर कहीं हुआ तो उतने ही ताज्जुब की बात है। मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जो यूनिवर्स के कॉस्मिक कांस्टेंट्स इतने परफेक्टली कैलिब्रेटेड है, इसके जवाब में वो कह रहे हैं कि बहुत सारे यूनिवर्स रहे होंगे। ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसको किसी ने देखा नहीं, ये टेस्ट नहीं कर सकते, इसको फॉल्सिफाई नहीं कर सकते। ये खुद एक ब्लाइंड बिलीफ है, ये खुद एक अंधविश्वास है कि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स होंगे। ये एक ब्लाइंड बिलीफ है और ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से ये यूनिवर्स कुछ कम मिरेकलस नहीं होता है। यानी ये यूनिवर्स का मिरेकल कम नहीं हो गया कि अगर दूसरे बहुत सारे यूनिवर्सेस है तो भी इस यूनिवर्स का मिरेकल कम नहीं हो गया। क्यों? जिस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटने से ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब के नीचे खड़ा हुआ इंसान जिंदा बच के निकल रहा है, वैसे ही कुछ नहीं हुआ, ये कोई कम मिरेकलस बात नहीं हो गई। तो उसी तरह से बहुत सारे यूनिवर्स, मल्टीवर्स होने से ये यूनिवर्स का मिरेकल कुछ कम नहीं हो जाएगा। हाँ, कम नहीं हो जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज है, अगर ऐसे यूनिवर्स बहुत सारे होते तो हम कहते ये तो अल्लाह की कुदरत, बनाने वाले ने ऐसा भी बनाया। हाँ, इससे इस यूनिवर्स की वैल्यू कम नहीं हो जाती, क्योंकि यहां जो मिरेकल है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो वजूद अल्लाह के, गॉड के, क्रिएटर के वजूद की तरफ इशारा कर रहा है। ये हो गया हमारा सेकंड काउंटर आर्ग्यूमेंट का जवाब। अब आइए एक तीसरी चीज, ये एक तीसरा पॉइंट देखने से पहले एक और सवाल जो पूछा जाता है, सवाल ये पूछा जाता है कि गॉड ऑफ द गैप्स है कि आप जो कह रहे हो ना हमारे पास साइंटिफिकली आंसर नहीं है। किस चीज का आंसर नहीं है? क्या चीज का आंसर नहीं है? कि ये कॉस्मिक कांस्टेंट परफेक्टली जगह पे क्यों कैलिब्रेट हुए, परफेक्टली इतने सारे कांस्टेंट्स, सबकी वैल्यू कैलिब्रेशन परफेक्ट कैसे है? उनके पास आंसर नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास आंसर नहीं है, और वहां पे जहां पे भी हमारे पास आंसर नहीं है वहां तुम बोलते हो गॉड यहां है। वो कहते हैं आपका जो है गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट है। ये उनका एक बहुत फेमस काउंटर आर्ग्यूमेंट है। जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं आपका जो चीज का हमारे पास जवाब नहीं है वहां पे आप आके गॉड को वहां रख देते हो। हालांकि सही बात क्या है कि सारी चीजें इशारा कर रही है गॉड के एग्जिस्टेंस की तरफ से। और वो कहते हैं साइंस की नॉलेज जब बढ़ेगी ना तो ये गैप कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गॉड की जो जगह थी खत्म हो जाएगी, ऐसा वो लोग कहते हैं।
लेकिन फैक्ट क्या है कि कई बार साइंटिफिक नॉलेज मिलने से और गैप बढ़ जाता है, और गैप बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर पहले क्या देखा जाता था, सेल्स को देखा जा रहा था, तो कहा जा रहा था सेल्स क्या है, कहा जा रहा था प्रोटोप्लाज्म की जस्ट ब्लॉब्स है। सेल क्या है, प्रोटोप्लाज्म की जस्ट ब्लॉब्स है। 1950s तक ये था उनके पास कि सेल वजूद में क्या है, सेल कैसी है, बोले प्रोटोप्लाज्म है। लेकिन जब साइंस प्रोग्रेस किया और सेल के अंदर जब झांक के देखे और देखा कि वहां एक कितना इंट्रिकेट सिस्टम है, एक पूरा शहर जैसे बसा हुआ है, उतनी सारी मशीनरी अंदर है, डीएनए है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस तरह से बने हुए हैं। जब और देखे तो गैप कम नहीं हुआ, उल्टा गैप और बढ़ गया, गैप और बढ़ गया। तो जो कहते हैं कि साइंस प्रोग्रेस करेगा तो ये गैप हमारा खत्म हो जाएगा, आपका गॉड का गैप जो है, गैप वो खत्म हो जाएगा, उल्टा गैप और बढ़ गया। और दूसरी चीज, जैसे ये उसी चीज की आर्टिकल है, उसी चीज के ताल्लुक से अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में, सेल फिजियोलॉजी, तो उसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म जो पहले माना जाता था वो थियरी को बताया गया है, उससे सेल्यूलर सिस्टम्स की बायोलॉजी, ये 150 इयर्स का एक रिफ्लेक्शन बताया गया है। जो मैं बात कह रहा हूं उसका प्रूफ मैं यहां पे स्क्रीन पे बता रहा हूं। और दूसरी चीज कि जो इंसान को पता है, हाउ पता है, हम जवाब दे रहे हैं वाई का, यानी हाउ, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, हम जवाब दे रहे हैं क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये जवाब आपको साइंस नहीं देने वाला है, क्यों हो रहा है। और तीसरी चीज इस बारे में कि कई सारे जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स हैं कि यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग है, यूनिवर्स की शुरुआत है, जो लाइफ एंड नेचर की शुरुआत है, जो कॉन्शियसनेस की शुरुआत है, इस सब का जवाब साइंस के पास बिल्कुल भी नहीं है। चौथी चीज ये कहना साइंस जवाब देगा, साइंस जवाब देगा, साइंस जवाब देगा, ये क्या है, ये एक टाइप का ब्लाइंड फेथ है साइंस में। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सारी चीजों का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि खुद से बन गया? तो सही जवाब ये है कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि क्रिएटर है, डिजाइनर है, उसके पास नॉलेज है और वो नॉलेज के बेसिस पर उसने यूनिवर्स को बनाया। यहां पे हम अगले सवाल पे आते हैं जो उनका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। साइंटिस्ट लोग गॉड में नहीं बिलीव करते, ये कहा जाता है। पहले तो ये बात के बारे में सवाल ये उठता है कि क्या साइंस का फील्ड ऑफ स्टडी है गॉड? साइंस क्या चीज सिखाता है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है कि दिख रहा है कि ये मोबाइल फोन कैसे वर्क करता है, ये हैंड्स फ्री जो है ये कैसे वर्क करता है। साइंस का काम है जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके बारे में बात करें। और गॉड कौन है? वो ये यूनिवर्स का हिस्सा ही नहीं है, वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, वो बनाने वाला है, वो ट्रांसेंडेंटल यानी कि हर चीज से ऊपर है, बुलंद है। तो हम क्या देखते हैं कि वो तो आपके साइंस के फील्ड ऑफ स्टडी के बाहर की बात है। साइंस के फील्ड ऑफ स्टडी है, ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड की बात कर सकते हैं। तो ये कहना कि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, ये साइंस के फील्ड की चीज नहीं बात कर रहे हम। और दूसरी चीज इस बारे में प्यू रिसर्च सेंटर ने ये एक सर्वे पब्लिश किया है जिसके अंदर आया कि साइंटिस्ट में से 33% बिलीव करते हैं गॉड में, 18% गॉड में तो बिलीव नहीं करते हैं लेकिन एक यूनिवर्सल स्पिरिट या हायर पावर है ऐसा मानते हैं 18%। टोटल कितने हो गए? 51 हो गए। तो जो कहते हैं ना कि साइंटिस्ट गॉड में नहीं बिलीव करते हैं, फैक्ट क्या है कि साइंटिस्ट में से भी 51% जो है वो एक टाइप के गॉड में बिलीव कर रहे हैं। हालांकि साइंटिस्ट प्रूफ नहीं है क्योंकि साइंस के फील्ड की बात नहीं है। यहां जो साइंस के फील्ड की बात है तो हम कहेंगे कि साइंटिस्ट ये बात को बता रहे हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज है जो वो शेयर कर रहे हैं, वो हम देख सकते थे। लेकिन जो उनके फील्ड ऑफ स्टडी से बाहर है, वो चीज के अंदर उनका क्या ओपिनियन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्ट देखोगे, जो फेमस साइंटिस्ट जो गॉड में बिलीव कर रहे थे, ये सब बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट की लिस्ट है जो गॉड में बिलीव करते थे, लेकिन ये दलील नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ गलतफहमी को दूर करना है। और एक चीज इस बारे में ये है कि साइंटिस्ट के बारे में जो कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, तो साइंटिस्ट का एक ऐसा टाइम भी था जहां वो किसी एक रॉन्ग थियरी को प्रिस्क्राइब कर रहे थे। साइंस इस पर नहीं चलता कि किसके ज्यादा वोट्स हैं, कि ज्यादा वोट्स जिस व्यू को मिले वो सही। अगर ऐसे होगा तो अभी भी ये मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स हमेशा से है, जैसे पहले माना जाता था कि स्टडी यूनिवर्स हमेशा हमेशा से, उसकी कोई बिगनिंग नहीं है। साइंस में पहले ये थियरी मानी जाती थी, 1949 में जाकर जब बिग बैंग थियरी आई तब जाके वो गलत साबित हुई। तो साइंस इस चीज पे नहीं चलता है कि ज्यादा साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने बताया 51% ये कह रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, साइंस उस चीज पे चलता नहीं है। पहले तो साइंस का फील्ड ही नहीं है,
तो हम इस चीज के बेसिस पर जो हकीकत और सच्चाई हमारे सामने आती है, जो हमारे क्रिएटर के बारे में है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इतने साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं, क्योंकि उनका फील्ड ही नहीं है ये। आइए हम हमारे अगले आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट यानी अगले प्रूफ पर आते हैं। किस चीज का प्रूफ? गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ। वो है हमारी जमीन और हम। जमीन को अगर आप देखोगे तो ये सूरज से जिस लोकेशन पर है, ये परफेक्ट वो लोकेशन है जहां बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा अगर दूर होता तो बहुत ठंडा हो जाता। यानी जमीन की फिजा, एटमॉस्फेयर इतनी कोल्ड हो जाती कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे। अगर जमीन करीब होती तो इतनी गर्म हो जाती हम जी नहीं सकते। परफेक्ट प्लेस पर जमीन मौजूद है और जो उसकी जो गर्दिश की रफ्तार है, जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखोगे कि ऐसे प्लैनेट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऐसे तो हमसे करीब है। मर्क्यूरी कहां है? जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ये है मर्क्यूरी। क्या आप सोच सकते हो ये मर्क्यूरी का बाज हिस्सा, कुछ हिस्सा इतना ठंडा है कि वहां लोग रह नहीं सकते हैं? ठंडा, यस। कैसे? क्योंकि मर्क्यूरी तो है करीब, लेकिन जो जमीन में एक दिन हमारा 24 घंटे में खत्म होता है, यानी एक रोटेशन अपनी एक्सिस के राउंड जमीन 24 घंटे में एक चक्कर मार लेती है, लेकिन वहां पर मर्क्यूरी को 58.646 दिन लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इतना स्लो। कितने दिन लगते हैं? हमारे 58 डेज गुजर जाते हैं और उनका एक दिन खत्म होता है। यानी जो हमारे यहां सुबह होती है, शाम होती है, दिन होता है, रात होती है। दिन में फिजा गर्म हो जाती है, रात में फिजा, एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है। वो एक बैलेंस है। लेकिन मर्क्यूरी में एक दिन 58 डेज में खत्म होता है, 58.6 डेज में। इसी वजह से जो हिस्सा सूरज की तरफ है वो 58 में से कितने सारे दिन सूरज की तरफ है, तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वहां जी नहीं सकते। और जो हिस्सा दूर है, बैक साइड पर है, जिसे घूम करके वापस आने में टाइम लग रहा है, वो इतना ठंडा हो जाता है कि वहां इंसान रह नहीं सकते। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जमीन सही जगह पर भी है और जमीन की जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, जो गर्दिश की स्पीड है, वो भी परफेक्ट है। परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे कि जो चांद है, हां, और जो इन जमीन का जो जिस तरह से जमीन घूम रही है, जमीन का एक टिल्ट है 23.5 डिग्रीज का टिल्ट, एक्सिस का टिल्ट। इस टिल्ट की वजह से कभी जमीन करीब आ जाती है सूरज के और कभी जमीन दूर हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास सीजन्स होते हैं, समर सीजन और विंटर सीजन। अगर ऐसा नहीं होता तो जमीन के बाज़ हिस्सों में सिर्फ समर ही समर होता और बाज़ हिस्सों में सिर्फ विंटर ही विंटर होता। आगे हम ये देखते हैं कि चांद जो है हमारा, वो चांद का फासला क्या है? चांद जमीन के गोल गोल गर्दिश कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2,25,000 माइल से 2,52,000 माइल्स तक पहुंचता है। लेकिन ये चांद अगर और करीब आ जाता, तो फिर क्या होता कि जो हमारी टाइड्स है ना, जो हाई टाइड कब आती है? जब चांद यहां करीब होता है, और जब चांद दूर होता है तब हमारी लो टाइड होती है। चांद की वजह से क्या होती है? जमीन में, पानी में टाइड्स होती है। अगर चांद और करीब होता तो हाई टाइड इतनी ज्यादा हाई होती कि हमारे कितने सारे कॉन्टिनेंट डूब जाते, और लो टाइड इतनी लो होती कि उसका एक अलग दूसरा इफेक्ट होता। यहां तक आके अगर चांद ज्यादा करीब है तो जमीन का जो सरफेशियल क्रस्ट है ना, वो बराबर से फॉर्म भी नहीं हो पाता उसके इतने सिवियर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। यानी चांद भी सही जगह पर है, जमीन भी सही जगह पर है, चांद भी सही जगह पर है, रोटेशनल स्पीड, एंगल सब सही है। आगे क्या हम देख रहे हैं कि क्या आपने कभी देखा है स्पेस की फोटोज? स्पेस में आप देख सकते हो पूरा अंधेरा दिखता है, डार्कनेस। सूरज हो, फेसिंग द सन हो, तो भी आपको अंधेरा दिखेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप मून की वीडियो देखोगे, चांद की, जब सूरज है आसमान में लेकिन फिर भी बाकी का आसमान पूरा अंधेरे में। लेकिन जमीन में हम ये देखते हैं जब सूरज उगता है तो जो एटमॉस्फेयर है ये इस रोशनी को फैलाने का काम करता है, यानी उसको रिफ्लेक्ट करता है और दिन क्रिएट होता है। एक तरह से दिन का इफेक्ट क्रिएट होता है। ये भी डिजाइंड है, यानी ताकि हमारा दिन बने और ताकि हम दिन में जाके काम कर पाए। फर्दर आपको पता है मीटियर्स के बारे में? एक मीटियर यानी 1 मीटर तक है मीटियर है, उससे 1 मीटर से बड़ा होता है तो एस्ट्रॉइड। तो ये जो एस्ट्रॉइड्स कितने हैं? खुद अर्थ को 17 मीटियर्स पर डे आते हैं, हिट होते हैं 17 मीटियर्स।
और 6100 मीटियर्स जो जमीन तक पहुंचते हैं, यानी 17 पर डे, ये कॉस्मोस मैगजीन के अंदर आया है। उसमें से एक मीटियर की मिसाल जो रशिया के अंदर आया था, आप देखोगे कि तकरीबन 1500 लोग इंजर्ड हो गए थे। मैं ये मिसाल आपको क्यों दे रहा हूं, ये जो मीटियर जो आया था वो जहां पर जब वो लैंड हुआ उसके आसपास के बहुत किलोमीटर्स तक सारे कांच टूट गए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, आपको पता है डायनासोर्स कैसे खत्म हुए जमीन पर? वो एस्ट्रॉइड स्ट्राइक से खत्म हुए। सोचो डायनासोर्स जो इतने बड़े इतने पावरफुल थे, लेकिन जो एस्ट्रॉइड स्ट्राइक था उसकी वजह से सारे डायनासोर्स जमीन से, रोए जमीन से खत्म हो गए। अब डायनासोर और हमारी साइज में डिफरेंस तो आप समझ सकते हो कि अगर डायनासोर हमारी जमीन पे रह रहे होते अभी भी, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी, मुसीबत, प्रॉब्लम, डेंजर, खतरा और लाइफ हजार्ड होता। तो ये डायनासोर्स का खत्म होना हमारे लिए बहुत सेफ्टी की बात थी। लेकिन सीखने की बात क्या है कि हम भी तो उसी जमीन पे रहते हैं जिस जमीन पे डायनासोर रहते थे, और क्या कोई एस्ट्रॉइड आकर अभी स्ट्राइक नहीं कर सकता है? तो आप देखोगे कि डायनासोर्स के बारे में जो बात है, इस चीज से अंदाजा लगाइए कि ये है मार्स और ये है जुपिटर, और ये दरमियान में जो पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इतने सारे एस्ट्रॉइड्स यहां पर मौजूद हैं। और क्या आप आगे बढ़ोगे तो कॉमेट्स, जो कॉमेट्स होते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर सारे प्लैनेट्स के बाद में कुइपर बेल्ट है, कुइपर बेल्ट, उसमें कितने प्लैनेट्स आपको पता है? बिलियंस ऑफ कॉमेट्स है। 1 बिलियन यानी 100 करोड़, यानी कि सैकड़ों करोड़ कॉमेट्स है। कहां पर? कुइपर बेल्ट में। और कुइपर बेल्ट में जो इतने सारे जो कॉमेट्स है उससे आगे बढ़ते हैं, जो तकरीबन 1 लाइट ईयर आगे बढ़ते हैं, तो उससे आगे ऑट क्लाउड है। ये जो ऑट क्लाउड देख रहे हैं, यानी कि ये जो क्लाउड है ये ऑट क्लाउड है। ये क्लाउड कहां है? इससे तकरीबन 1 लाइट ईयर आगे है। वहां पे भी बिलियंस ऑफ कॉमेट्स है। ये सारे जो कॉमेट्स है उनमें से कोई अगर आता है अंदर, और उनमें से तकरीबन हम देखते हैं कि 3743 कॉमेट्स को हम लोग, जो नॉन कॉमेट्स है, उनको ट्रैक कर रहे हैं कि कॉमेट कब आ रहा है, जमीन की तरफ कब आ रहा है। दिखाया जाता है कि ये बहुत सारे जो कॉमेट्स आते हैं जमीन तक आने से पहले दरमियान में जुपिटर है, दरमियान में जुपिटर है। और जुपिटर जमीन से कितना बड़ा है? डबल है क्या? ट्रिपल है? जमीन से इतना बड़ा है कि जुपिटर के अंदर 1321 जमीन फिट हो सकती है। कितनी जमीन? हमारा जो अर्थ है ना, 1321 जमीन जुपिटर के अंदर फिट हो सकती है। इतना बड़ा है जुपिटर। जब इतना बड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी उतना है, और ग्रेविटेशनल पुल होने की वजह से देखा जाता है कि बहुत सारे कॉमेट्स जाकर जुपिटर को लग जाते हैं, और कौन बच जाता है? हम बच जाते हैं। और ये क्या है? ये भी एक इंतजाम में से एक इंतजाम है। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कौन कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ये सब नेमतें हैं, ये सब नेमतें हैं। तो ये सब जो हम देख रहे हैं कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स है, ये एस्ट्रॉइड्स के अंदर हम देखते हैं खतरा है, क्योंकि हमारे पास मिसाल है डायनासोर्स की मिसाल। आप देखोगे कि कितने सारे ऐसी चीजें हैं, यानी कि ये सब चीज गलत हो सकती है। आप देखिए ये चीज से, स्लाइड से देखिए कि ये जो 2 बेल्ट्स है जहां पर एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी हमारे और मर्क्यूरी और जुपिटर के बीच में, हाँ, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे, कितने हैं? तकरीबन 11 लाख से 19 लाख, 11 लाख से 19 लाख एस्ट्रॉइड्स है वहां पर। सवाल क्या है कि जैसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं और जमीन को हिट करे बगैर चले आते हैं, करीब से गुजर जाते हैं, क्या यहां पर आपको नहीं दिख रहा है कि कोई है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है इतनी सारी चीजों से? जैसे मिसाल के तौर पर आप बिगेस्ट नोन जो एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स देखोगे जमीन की हिस्ट्री में, तो उसमें से आपको ऐसे ऐसे इंपैक्ट्स मिलेंगे जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आज कोई है जो हमें बचा रहा है। आगे हम देखते हैं एक और मिसाल। ये सारी चीजें जो नेमतें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर क्या आपको पता है कि पानी के जो क्लाउड्स होते हैं, किस तरह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, किस तरह से क्लाउड्स मूव होते हैं और किस तरह से जाकर बरसते हैं। ये सब चीज में एक बहुत बड़ी नेमत है। आप इस चीज से अंडरस्टैंड करिए कि जैसे जमीन पर जो पानी है 96.5% ओशंस में है। जो पानी क्या होता है? खारा पानी है जो हम पी नहीं सकते। फ्रेश वाटर कितना है? तकरीबन 2.5%, 2.5%, सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है।
और ये फ्रेश वाटर जो 2.5% है उसमें से 68% ग्लेशियर्स में है, यानी कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ के शक्ल में 68% ग्लेशियर्स पे है। क्यों? क्योंकि जब वो फ्रोजन हालत में होता है तो वो प्रोटेक्टेड होता है, सेफ होता है, प्योर रहता है, पानी खराब नहीं होता है फ्रोजन फॉर्म में। और ग्राउंड वाटर जो है तकरीबन 30% है, और ग्राउंड वाटर में से भी आप देखोगे कि किस तरह से ये पानी रिवर्स में कितना है और किस तरह से लेक्स में है। सवाल क्या है कि ये पानी जो ओशंस में है इसका खारे फॉर्म में होना बेस्ट था हमारे लिए, क्योंकि सॉल्ट की वजह से ये पानी सड़ता नहीं है। सॉल्ट की वजह से और मून की वजह से, जो मून है जिसकी वजह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती है, इस वजह से क्या होता है, पानी में हरकत होती है। वो हरकत की वजह से हमारा पानी सेफ रहता है। वहां से बादलों की वजह से पानी आकर बरसता है, जो हमारे नीड और जरूरत जितना पानी है 2.5% पानी, यानी जरूरत जितना पानी हमारा आता है फ्रेश वाटर फॉर्म में। ये क्या है, ये खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं किस चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि जमीन पर देखेंगे आपको ऐसी बहुत सारी अनगिनत नेमतें मिलेगी। यहां तो बस थोड़े से ग्लिम्सेस दिए आ रहे हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऐसी चीजें हैं, लाखों ऐसी चीजें हैं। हमारी बॉडी देखेंगे तो अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स का पूरा सिस्टम किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर कोविड-19 अगर आप मिसाल लें, बहुत सारे और हो सकते थे। क्या आपको पता है कि जो डेडली वायरस में से ऐसे बहुत सारे डेडली वायरस है जो बस ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, और ऐसे कई सारे मिस्ट्री वायरस थे जो बहुत ही डेंजरस थे और जो ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और कितने सारे ऐसे मिलियंस ऑफ कोविड जैसे वायरसेस है जो हम पर आ सकते थे लेकिन नहीं आ रहे। सवाल क्या है, कौन है जो रोक रहा है कि हमारे सारे ऑर्गन सही फंक्शन करते रहे, हम सारी वायरसेस से बचे रहें? कौन है जो बचा रहा है कि हमारी जमीन पर डायनासोर्स पर जैसे एस्ट्रॉइड्स आए, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड आने में, या 1-2 ही आ जाएंगे तो भी हम उसमें खत्म हो जाएंगे? कौन हमें उतने सारे एस्ट्रॉइड से बचा रहा है? कौन है जिसने हमें डिजाइन किया, ये पूरे यूनिवर्स को इस तरह से डिजाइन किया कि हम सेफली अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं? अगर आप बात करो यूनिवर्स की, या आप जमीन की बात करो, हमारे बॉडी की बात करो, या हमारे सेल के अंदर जाकर वहां की बात करो, तो कौन है? देखिए, एक वक्त आएगा जिस्म के अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं जो गलत हो सकती है, उसमें से कोई चीज गलत हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। एक वक्त आएगा जब ये जमीन है, ये यूनिवर्स है, जाकर के खत्म होने वाला है। लेकिन कोई है जो आज ये सबको रोका हुआ है, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, हम सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहां एक चीज है जो क्लियरली इशारा कर रहा है, क्रिएटर है और कंट्रोलर भी है। यानी ऐसा नहीं कि बना करके वो वेकेशन पे चला गया, बना करके वो संभाल रहा है, हमारे ऑर्गन्स को संभाल रहा है, हमारी सेल को संभाल रहा है, हमारी जमीन को, हमारे यहाँ यूनिवर्स को, और सारी चीजों से बचा रहा है हमें, जिसकी निशानियां मौजूद है और जिसको देखकर हम पहचान सकते थे। तो ये है हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, यहां तक अगर आप सबको किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो आप सब यहां तक कोई सवाल पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जो बोले ना उस साइंटिस्ट का जो गैर है, मतलब जब बात करते हैं कि साइंटिस्ट भी मतलब गॉड को नहीं मानते, तो मतलब वो इस लॉजिक से, इस बुनियाद पे बोलते हैं कि वो मतलब वो अपने आप को मानते हैं कि हमसे ज्यादा अक्लमंद साइंटिस्ट है। जब वो उतनी रिसर्च रियलाइज करने के बाद भी वो गॉड एग्जिस्टेंस नहीं मान रहे, तो फिर हम तो एक अदना लोग हैं, मतलब हम लोग उस फील्ड के है भी नहीं, तो चलो वो उस फील्ड के भी नहीं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं, हम उससे अक्लमंद को जानते हैं, वो नहीं मान, हम कैसे माने? अच्छा क्वेश्चन है जी। भाई ने जो सवाल पूछा है कि बहुत से लोग कहते हैं हमसे ज्यादा तो साइंटिस्ट लोग जानते हैं, तो हाँ, आपसे ज्यादा साइंटिस्ट जानते हैं, तो जो चीज ज्यादा जानते हैं वो चीज में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो उनसे कि ये चीज, ये इंफॉर्मेशन, ये ऑब्जर्वेशन, ये हमने देखा, ये चीज हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जो चीज वो इंफॉर्मेशन के दायरे की चीज नहीं है, गॉड, यानी जो साइंस के फील्ड के बाहर की चीज है, वो उसमें वो साइंटिस्ट क्या सोचता है, क्या करता है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट क्या करते हैं, कौन से कलर उनको अच्छा लगता है, कौन सी हेयर स्टाइल उनको अच्छी लगती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी साइंस की नॉलेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि वो साइंटिस्ट का खुद का एक बिलीफ होता है, आउटलुक होता है जिंदगी का। और कई बार ऐसा होता है कि लोग कोई और वजह से एक उनका परसेप्शन फॉर्म होता है। हमारे आसपास बहुत सारे गॉड के बारे में गलत कंसेप्ट्स हैं, और गॉड के बारे में जो गलत कंसेप्ट जब लोग सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग वो सुनकर बोलते हैं मैं नहीं मानता ऐसे गॉड में, और हम भी नहीं मानते ऐसे गॉड को।
तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों का एक गलत अंडरस्टैंडिंग होती है, इसकी वजह से वो उस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। वो साइंस से कोई लेना देना नहीं, वो उसकी पर्सनल लाइफ का डिसीजन है कि कौन सी हेयर स्टाइल उसको पसंद है, कौन सा कलर उसको पसंद है, या कौन सा उसका बिलीफ है, वो उसका बिलीफ है। तो हमें लोगों को ये बताना है कि आपको ऊपर वाले ने खुद अकल दिया है सोचने के लिए। आप ऐसा नहीं कि 2+2 खुद नहीं कर सकते, कितनी सारी निशानियां हैं वो देख करके हम खुद समझ सकते हैं कि ये सब क्या बाय कोइंसिडेंस हो गई। सारी चीजें, जमीन परफेक्ट जगह पर आ गया, जमीन का की रोटेशन स्पीड परफेक्ट है, जमीन का लोकेशन परफेक्ट है, जमीन में एटमॉस्फेयर है, जमीन में हवा है, जमीन में पानी है, जमीन में ये क्लाउड्स का, पानी का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। सारी चीजें हमारे उगाने के लिए, पौधों के लिए वैसे ही सॉइल है। सारी चीजें जो हमें चाहिए थी वो परफेक्टली डिजाइंड यहां पर बस कोइंसिडेंटली मौजूद है। ये ऐसे कैसे हो गया? हम यहां पर है और सारी हमारी जरूरत की चीजें यहां मौजूद है, कैसे हो गया? तो ये सारी चीजें एक चीज की तरफ इशारा कर रही है कि कोई डिजाइनर है जिसने हमें यहां पर अपने प्लानिंग से रखा है। अब सवाल क्या है कि क्यों बनाया है? यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हमें यह सोचना चाहिए कि कौन है हमारा क्रिएटर, वो कैसा है और वो हमसे क्या चाहता है। यानी ये एक समझदार इंसान को जरूर सोचना चाहिए। अगर कोई स्विच ऑफ करने के लिए बहाना देता है तो हाँ दे सकता है बहाना, लेकिन उससे रियलिटी बदलती नहीं है। कि कोई अगर एक फेक बहाना दे रहा है उससे अब सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, उससे रियलिटी नहीं बदल जाएगी। जैसे कोई इंसान अगर आंखें बंद कर दे, कहे कि शेर सामने आ रहा है बट मुझे तो नहीं दिख रहा है, उससे गायब नहीं हो जाएगा। जो रियलिटी है वो तो सामने है। और समझदार इंसान वो है जो सारी चीजों को देखकर पहचाने कि कहाँ है वो, क्या कर रहा है, आगे क्या होने वाला है उसके साथ, उस चीज को पहचान कर उसकी तैयारी करे, वो समझदार इंसान है। ज़ैद भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने बोला कि साइंटिस्ट का ये डोमेन नहीं है रिलीजन, तो जो कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे पूछो जो जानकार है, तो उसमें हम साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं वो वर्सेस के बारे में जो साइंस के बारे में बात कर रही है, या हम साइंटिस्ट को छोड़ के स्कॉलर्स से पूछेंगे? नहीं, जो साइंस के ताल्लुक से बात कर रहे हैं वो साइंटिस्ट से हम पूछ सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन की बात पूछेंगे, उससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्स नहीं लेंगे। जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे उसके फील्ड की इंफॉर्मेशन लेंगे। तो साइंटिस्ट से हम उनके फील्ड की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उससे कई बार 2+2 जो करना है वो स्कॉलर्स हो सकता है करेंगे, जो उस अंडरस्टैंडिंग से चीजें सामने लाकर जो बातें, रियलिटीज ऑफ लाइफ लोगों के सामने रखना, जो हो सकता है कई सारे स्कॉलर्स जो आउटलुक ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद, इस चीज के ताल्लुक से उनके पास ज्यादा नॉलेज है, वो बेटर गाइड करेंगे। ये जो हम जिस पे आपने जो रिसर्च रियलाइज की है वो भी सब क्रिश्चियन साइंटिस्ट लग रहे हैं, बराबर जी। तो ये बेस तो हम उन्हीं के बेस उठा रहे हैं, उनके बेस से हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ से जुपिटर का इतना कैलकुलेशन है, इतना डिस्टेंस है, और ये सारी चीजें हम उनकी बात को आगे लेके फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास कोई मुस्लिम साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब जो इनको मतलब काउंटर करके और कुरान के साथ एनालाइज करके आपने किया वो चीज मतलब साइंटिस्ट नहीं रख पा रहे। मतलब हमको इन्हीं की बात को लेके इनकी कुछ बातों को हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कुछ बातों को डिनाई कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए भी काउंटर और चैलेंज नहीं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन साइंटिस्ट जो आपने कहा ना, नॉट नेसेसरी, हो सकता है उसमें एथियस्टिक साइंटिस्ट हो सकता है, क्रिश्चियन साइंटिस्ट है, हो सकता है कोई और मजहब के हो। बट मेन सवाल है कि मुस्लिम साइंटिस्ट तो हाँ, एक जमाना था जिसके अंदर हम देखते हैं कि साइंस जो आजकल का साइंस है, जो मॉडर्न साइंस स्टार्ट हुआ, उसकी बुनियादें मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया। क्योंकि जो पूरा पीरियड था जो डार्क एजेस समझा जाता था, वो पीरियड में मुस्लिम साइंटिस्ट हर फील्ड में एडवांस थे, और ये चीज डॉक्यूमेंटेड है, साबित शुदा है। और आपको कई सारे मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम मिलते हैं, वो भी उस पीरियड के जहां पर साइंस, जो मॉडर्न साइंस की फाउंडेशंस दी जा रही थी, मिल रही थी। तो हम देखते हैं फाउंडेशंस कहां से आया है, मुस्लिम साइंटिस्ट से आया है। अब सवाल क्या है कि आज हमें वैसे बड़े नेम्स क्यों नहीं मिलते हैं? तो जितना एक शख्स दीन के करीब आएगा, इस्लाम के करीब आएगा, उसको दुनिया की भी चीजें मिलेगी, आखिरत की भी चीजें मिलेगी। और यही रियलिटी है। जहां मुस्लिम्स अपने ईमान में कमजोर है, अपने अमल में कमजोर है, अपने इस्लाम की नॉलेज में कमजोर है, तौहीद में कमजोर है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पैरवी करने में कमजोर है, तो वहां पे दुनियावी तौर पे भी उनको जो सारे साइड बेनिफिट्स मिल रहे थे, वो बेनिफिट्स भी मिलना बंद हो गए। तो वो मिलेंगे फिर एक बार, अगर मुस्लिम्स दीन के करीब होंगे, दीन को स्टडी करेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे, तो फिर से वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन ये सही और गलत के जजमेंट का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो रियलिटीज ऑफ लाइफ है कि भाई फाइनली ट्यून कॉन्स्टेंट्स, आप बोलो अंधेरे में चांसिज्म मानोगे या क्रिएशनिज्म को मानोगे। या तो कोई कहेगा मैं चांस को मानता हूं, या तो कहेगा कि कोई क्रिएटर है जिसने बनाया। दो में से एक चीज मानना है। कोई थर्ड ऑप्शन है?
कोई थर्ड ऑप्शन वहां पे नहीं है। तो यहां पर क्या है मामला कि एक इंसान के सामने कुछ बहुत ही लॉजिकल चॉइसेस है, और वो लॉजिकल चॉइसेस के टाइम पर कुछ लोग एक एस्केप रूट लेते हैं, एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज लेते हैं, एक बहुत ही वीक एक्सक्यूज लेते हैं और बताते हैं कि ये चीज मैं इस वजह से नहीं मानूंगा, तो ये वैलिड नहीं होगा। हाँ, इसमें रिट्रोस्पेक्शन हो सकता है कि मुस्लिम साइंटिस्ट को और आगे बढ़ना चाहिए, और आज भी आप देखोगे कितनी सारी चीजें, जैसे मैंने फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट बताया, क्रिश्चियन साइंटिस्ट, क्रिश्चियन फिलोसफर्स भी हमारे उस आर्ग्यूमेंट को देते हैं, जिसे कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मुस्लिम्स ने पुट फॉरवर्ड किया था, जो क्रिश्चियंस ने मुस्लिम्स बुक्स से वो लिए और आज अपनी ऑडियंसेस को वो चीज लेकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें और उनमें फर्क ये है ना कि कभी कभार मैंने देखा है कि कुछ लोग गॉड को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश करते हैं जो खुद रॉन्ग है। तो हम सिलेक्टिव हैं कि हम जो प्रूफ्स प्रेजेंट करेंगे सिर्फ वैलिड प्रूफ्स को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रियलिटी है, उसको कोई फेक चीज की कोई जरूरत नहीं होती है साबित करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से साइंस को एज अ प्रूफ ऑफ बिलीफ बनाया जाता है साइंटिस्ट के बेसिस पर, तो आर्ग्यूमेंट एक निकलता है एक पॉइंट का कि साइंटिस्ट खुद किसी पॉइंट पर कभी भी फिक्स्ड स्टेबल नहीं रहते। जैसे कि अगर कोई थ्योरी कोई साइंटिस्ट प्रूफ करता है, से हम मेंडलिज्म की बात करते हैं, तो 1900 के आसपास मेंडलिज्म प्रूफ हुआ, लेकिन उसी कुछ 15 ईयर्स के बाद में न्यू मेंडलिज्म आ गया, तो साइंस ने मेंडलिज्म को छोड़ा, न्यू मेंडलिज्म को पकड़ा। तो अगर कोई ये कहे कि साइंटिस्ट बेस्ड हैं गॉड को प्रूफ करने के लिए, तो खुद तो अपने आप में एक बेसिक स्टेबिलिटी रखते हैं कि भाई वो खुद कीप्स ऑन चेंजिंग। जो खुद चेंज हो रहा है, अपना व्यूज बदल रहा है, अपनी थ्योरीज बदल रही है, अपने हाइपोथेसिस बदल रहे हैं, उसको हम किस तरह से गॉड को प्रूफ करने के लिए अपना बेसिक प्रूफ और बर्डन मानते हैं? हम नहीं मान सकते उसको। ये एक पॉइंट मैं कहना चाह रहा था। देखिए, यहां पर हम किस चीज को साइंस से ले रहे हैं और किस चीज को नहीं ले रहे हैं। हम क्या चीज को ले रहे हैं, जो थियोरीज जो होती है, जो थियोरीज जो बनाई गई है, उसके अंदर हमें सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। कि मिसाल के तौर पर हम जिस चीज को ऑब्जर्वेशंस को ले रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है कि ये कॉस्मिक कांस्टेंट इतना फाइनली कैलिब्रेटेड है, तो यहां पर हमें इस चीज में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 कि कोई ऐसी चीज जो स्ट्रांगली प्रूव नहीं है वो ना लें। जैसे बाज लोगों की आदत होती है कि कोई चीज बिल्कुल साबित नहीं है वो लेकर के लोगों में बयान करते हैं, तो कोई अनप्रूव चीज को हम ना लें। कोई हम ऐसी चीज लें कि जिसके अंदर जो देख सकते हैं, जिसके स्ट्रॉन्गर एविडेंसेस मौजूद हो। सेकेंड चीज, और फर्दर इसके अंदर एक चीज और है कि हम ऐसा क्लेम रख रहे हैं, ऐसी चीज रख रहे हैं जो मिसाल के तौर पर एक वेरीफाइबल चीज है कई सारे और प्रूफ्स के जरिए एक शख्स देख सकता है। मतलब इसमें सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है कि कोई चीज होती है जो फार फेच्ड थियरीज होती है, और फार फेच्ड थियरी से ज्यादा कुछ चीजें होती है सिर्फ सोशल मीडिया पे होती है, मतलब साइंटिफिक जो प्योर साइंस वाली जगहों पर नहीं भी होती है। तो आपने जैसे मिसाल के तौर पे देखा, मैं जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स कोट कर रहा था, पीयर रिव्यू पेपर्स और वो सारी चीजें जो एक ज्यादा क्रेडिबल पोजीशन रखती है कम से कम। फाइनली हम ये बात भी क्लियर कर रहे हैं कि हम लोगों को क्रिएटर तक ले आने के लिए स्टेप है। एक बार कोई बिलीफ इन गॉड में आ गया, वो साइंस पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो हायर चीज पे आ चुका है। अगर वो कुरान में बिलीफ में आ गया तो उसके बाद में साइंस की कोई हैसियत नहीं रहती है, वो वहां तक आ जाए और रियलाइज कर ले अपने क्रिएटर को। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। आपने पहला जो आर्गुमेंट दिया वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, उसमें असल में वो एक थोड़ी सी तस्वीर थी कि वो एक्चुअली आर्गुमेंट तो एरिस्टोटल ने दिया था, उसके बाद उसको रिवाइज किया गया गजाली के टाइम पे, किंदी के टाइम पे। तो उसमें से एक सवाल आता है कि जो शऊर है, मतलब ठीक है, अभी जो साइंटिस्ट या एथिस्ट जो क्वेश्चन उस पर राइज करते हैं वो ये है कि शऊर जो होता है, मतलब एक क्रिएटर ने बनाया, उनका ये मानना है कि वो एज ए क्रिएटर नहीं, इट्स अ प्राइम मूवर, मतलब उसने एक चीज़ को पुश किया और छोड़ दिया, उसके बाद ये कायनात चलते चले जा रही है। तो शऊर उसके अंदर किस तरीके से डेवलप हुआ, ये उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि शऊर, आप तो बोलते हो चलो बना दिया, बन गया वो गॉड, लेकिन वो शऊर उसके अंदर किस तरह डल, इंसान में कैसे शऊर पैदा हुआ? हाँ, इंसान में उसने शऊर कैसे डाला? देखिए, यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट देखा, वहां से बाज लोग ये कहते हैं कि हाँ बनाने वाला है, क्रिएटर है, या कॉस्मिक कांस्टेंट्स दिखा करके लोग क्या बोलते हैं, बोले हाँ कोई है जिसने परफेक्टली कैलिब्रेट करके बनाया। लेकिन फर्स्ट मूवर बना करके बाज लोग गॉड का वही रोल रखते हैं, बोले इसने सिर्फ बना के छोड़ दिया। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि उसने बनाया भी और चला भी रहा है। जैसे मैंने कुछ चीजें आपको, जब मैंने अर्थ के बारे में बात बताई,
तो मैंने उस चीज की तरफ इशारा किया था कि कुछ चीजें हैं, जैसे इतने सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, कोई तो बचा रहा है, इतनी सारी वायरसेस है, इतनी सारी चीजें आसपास है विच कैन गो रॉन्ग, जो नहीं जा रही है। अब जहां तक आपका शऊर का सवाल है, ये आंसर एक ऐसा सवाल है, ये खुद एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि जो इंसान के अंदर जो शऊर जो पैदा हुआ, जो उसके अंदर कॉन्शियंस है, ये कहां से आई, इसका क्या प्रूफ है। मतलब आप समझिए, एक तो जान का ही जवाब नहीं था उनके पास, जान कहां से आई उसका जवाब नहीं उनके पास, कि लिविंग कैसे बन गए। लेकिन एक और चीज जिसका जवाब नहीं है वो है शऊर के ताल्लुक से, कि इंसान के अंदर जो कॉन्शियसनेस है ये कहां से आई। क्योंकि उनके नजदीक क्या है कि इंसान तो जैसे बंदर से आए हैं और जानवर और इंसान में कोई फर्क ही नहीं है। जैसे जानवर है उसके अंदर कोई शऊर इस टाइप का इंसान में जैसा है वैसा नहीं है। इंसान के अंदर क्या है, आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जो जुल्म कर रहे हैं, ऐसे इंसान मिलेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं। इंसान को एक रोल दिया है अल्लाह ने खुद कायनात के अंदर। सवाल क्या है कि आप बंदर से बोल रहे हो इंसान बने, तो कोई एक साबित करो कि वो कैसे उनके अंदर शऊर आ गया, कॉन्शियसनेस कैसे आ गई। क्या लेबोरेटरी को एक्सपेरिमेंट से वो ला के डाल सकते हैं और बताए कि देखो ये चीज है, ये शऊर पैदा हो जाता है यहां पर। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ये एक अनएक्सप्लेन्ड चीज है उनके नजदीक। तो हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में से आधे भी नहीं प्रेजेंट किया है इस बार। ये टॉपिक हमारा अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा। तो मैं जो आगे वाले आर्ग्यूमेंट्स दूंगा उसमें कॉन्शियसनेस वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो भी डिटेल में उसके कुछ प्रूफ्स के साथ आने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन उसका उनके पास आंसर नहीं है, ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है ऑल टुगेदर। अच्छा, जो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट था, सेकंड आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर इशू ये है कि मतलब आज भी हमारी ज़मीन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आ ही रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सारी चीज़ें तो अभी भी आ ही रही है ना। हाँ। तो मतलब एक प्योर अगर ट्यून है तो फिर ये सारे जो हो रहे सारे जो साइक्लोन्स है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सारी इसके पीछे क्या एक रीज़न है? जो ये बात बोलता है ना कि जमीन में आज भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको प्रॉब्लम क्या मालूम नहीं है। क्यों? अगर प्रॉब्लम होता तो जमीन स्टेबल ही नहीं होती, इंसान रह ही नहीं सकता था। सारी चीजें नॉर्मल है। हमारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम इमारतें बनाते हैं, हमारे शहर बसाते हैं, हम लोग रहते हैं सेफली, पीसफुली हम लोग रहते हैं, और कभी कोई धक्का आता है। अब सवाल ये क्यों आता है? फाइन ट्यूनिंग बॉडी में भी है, लेकिन बीमारी भी आती है। क्यों आती है? कोई कहे बीमारी फिर क्यों है, तो उसको पता नहीं है कि फाइन ट्यूनिंग किसको बोलते हैं। जो बॉडी जो बनी हुई है इसके अंदर क्या मामला है, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग सरवाइव होने के लिए बनाया अल्लाह ताला ने, और हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। हमारे शहर सरवाइव कर रहे हैं, हमारी बॉडी सरवाइव कर रही है, हमारा प्लैनेट सरवाइव कर रहा है, हमारा यूनिवर्स सरवाइव कर रहा है। और कोई चीज आती है, क्यों आती है? वो ताकि इंसान को एहसास दिलाया जाए, कि उसको रियलिटी समझ में आए, कि ताकि वो एरोगेंस में, गुरूर में अपने आप को ही गॉड ना समझ बैठे, कि उसके अंदर बीमारी भी आती है, उसके अंदर कमजोरी भी आती है, उसकी मौत भी होती है। तो ताकि उसको एहसास हो कि वो कितना डिपेंडेंट है, हमारी जमीन डिपेंडेंट है अल्लाह पर, ये बात का एहसास हो। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ये परफेक्ट नहीं होता तो हम रह सकते थे? एवरी डे जलजले आ रहे होते, हर कदम पे जलजले आ रहे होते, तो हम सर्वाइव ही नहीं हो पाते यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी होने की सबसे बड़ी दलील क्या है? हमारे शहर के शहर बसे हुए हैं, हमारी बस्तियां बसी हुई है। ये खुद प्रूफ है इस बात की कि स्टेबिलिटी है मौजूद। लेकिन कभी कोई टेस्ट दिया जाता है इसलिए ताकि आदमी समझे कि कोई चीज अगर नहीं होती तो क्या होता। तुम्हें जो नेमत मिली है वो नेमत नहीं होती तो क्या होता। इंसान को रियलाइज कराना कंट्रोलर के बारे में, यहां पे भी इस बात की दलील मिलती है, और मैं इसको एक स्पेशल पॉइंट, स्पेशल क्वेश्चन बना करके बताऊंगा अलग से। क्या चीज की दलील मिलती है? जो कहते हैं ना सिर्फ गॉड ने बनाया छोड़ दिया, तो कंट्रोलर की बातें आपको यहां भी दिखती है कि कोई कंट्रोलर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक्स को आने से रोक रहा है। एक कोविड-19 आया, ऐसे लाखों और वायरसेस आ सकते थे, कोई है जो रोका हुआ है। हाँ, तो यानी ये कंट्रोलर के उल्टा दलील है। उल्टा ये सब जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज होती है, जो हम इसको बोलते हैं ना आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, क्यों बोल रहे हैं? ऑर्डिनरीली जलजले नहीं आ रहे होते हैं, ऑर्डिनरीली जमीन घूम रही है बगैर जलजले के, ये ऑर्डिनरी है। वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज होती है वो खुद दलील है गॉड के कंट्रोल की, अमंग द मेनी एविडेंसेस। जो भाई अभी बोल रहे थे ना कि साइंस का सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट क्यों है जिसने आर्गुमेंट रखा हो कुरान और साइंस को लेकर, वैलिडेट उसने क्यों नहीं किया। तो मॉरिस नाम का एक शख्स थे, एक केस पे बात है, तो वो फ्रेंच डॉक्टर थे और एथिस्ट भी थे। तो मुस्लिम के साथ उनकी काफी ज्यादा डिबेट्स और आर्गुमेंट्स होते थे। तो वो कुरान इंग्लिश में पढ़ चुके थे,
या उस टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज में। तो उन्होंने दूसरी बार कहा कि मैंने तो तुम्हारी कुरान भी जो है वो पढ़ चुका है, तो मुझे अब भी यकीन नहीं होता है कि खुदा है। तो उन्होंने कहा कि आप अरबी जुबान में पढ़ कर देखो जिसमें कुरान नाजिल हो। तो उन्होंने किसी अरबिक इंस्टीट्यूट से जाकर अरबी सीखकर कुरान पढ़ा और वो मुस्लिम बने। फिर उन्होंने किताब लिखी द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। तो वो उसमें वैलिडेशन पूरा किया गया है और हर एक कुरान के आयत से और कुरान के आयत से और साइंस के आर्गुमेंट्स को किया गया है, तो वो चीज़ हुई है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई सारे मुस्लिम साइंटिस्ट को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी खास तौर से कुछ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट के कोटेशंस हम लोग देते हैं ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, यानी जो हम प्रूफ दे रहे हैं ये मुस्लिम मानता था इसलिए वो आइडियोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हुए जो चीज़ यहाँ पर फिट करके साइंस में बता रहा है। तो यहाँ पर जब उनके साइंटिस्ट इस बात को कोट करते हैं, हाँ, जो उनके जो साइंटिस्ट होते हैं, जो उनके यहाँ क्रेडिबल फिगर्स हैं, तो हम उनकी बातों को कोट करते हैं ताकि वो उस बात को ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट कर सकें उनकी नज़रों में। और है ऐसे, ऑफ कोर्स देयर मुस्लिम साइंटिस्ट है बहुत सारे ऐसे कन्वर्ट्स जिन्होंने रिलीजन चेंज करके मुस्लिम हुए, ऐसे भी हैं। लेकिन फाइनली ट्रुथ तो खुद ट्रुथ है, वो बोलने वाले का भी मोहताज नहीं है कि कोई कौन बोल रहा है। जो खुद सच्ची चीज़ होती है वो दिखाई देती है कि सच्ची है। जी ज़ैद भाई, ये जो साइंस जो है, ठीक है, वो उसमें एक एथिज्म का ज़्यादा पहलू पाया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा और गहरा जो असर रखता है वो फिलॉसफी रखती है। तो और असल में जो सवालात भी एक्चुअली में उठते हैं जो बहुत वैलिड लगते हैं उनकी तरफ से, वो फिलॉसफिकली है। तो हम साइंस से ज़्यादा फिलॉसफी में, हाँ जी बिल्कुल। जैसे युवल नोआ हरारे वगैरह की जो सेपियंस वगैरह, उसमें जो उसने दिया है कि एक इमेजिनेशन है गॉड, तो उसके ऊपर अगर कुछ हो ज़्यादा डिटेल तो नेक्स्ट में ज़्यादा बेटर रहेगा जी। और एक ये जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा है कि जो हम जो खुदा को साबित करते हैं अल्लाह को, तो वो उससे आगे से पीछे ही जाने की बजाय पीछे से आगे आते हैं, यानी हम जैसे जस्टिस दिखा करके कि जो हमारी जो नेचर में मोरालिटी में है कि जस्टिस होना चाहिए, फिर वो आगे हमको मिलेगा, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। नो गॉड नो जस्टिस, नेक्स्ट पॉइंट ये जी। अच्छा, ये अगले जी वालेकुम सलाम। ज़ैद भाई, ये जो जर्नी है टूवर्ड्स साइंस से गॉड को रियलाइज़ करने की, तो हम मुस्लिम्स बहुत सारे जो बॉर्न मुस्लिम्स है, बहुत रिवर्ट्स की शिकायत होती है, इट्स ए ईजी जर्नी फॉर अस। माँ बाप मुस्लिम्स थे इसलिए हम बन गए मुस्लिम। तो कंपैरेटिवली ये नॉन मुस्लिम स्पेशली एथियस्ट के लिए इतना मुश्किल और इतना लॉन्ग रूट क्यों है? देखिए कैसा होता है कि अलग अलग इम्तिहान होते हैं एग्ज़ाम के, कि जैसे आपका एग्ज़ाम अलग है, मेरा एग्ज़ाम अलग है, अलग अलग तरह के इम्तिहान हैं। और ये एक टाइप की चीज़ है, जैसे हर साल पेपर सेम नहीं आता है हमारे यहाँ भी। यहाँ पर पेपर कभी टफ भी आ जाता है, तो ये साल तो बहुत टफ पेपर आ गया था, लेकिन इतना है अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, क़यामत के दिन का मालिक है और किसी पे जुल्म नहीं करेगा। यानी किसी का टफ एग्जाम है तो उसको उतने मार्क्स भी मिलने वाले हैं, उसको उतना रिवॉर्ड भी मिलने वाला है, उसको उतने कंसेशंस भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे कोई शख्स जो मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुआ है, कुरान उसके पास है, अब उससे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा चीज़ें पूरी करनी है पास होने के लिए। और उसके ही कंपैरिजन में कोई ऐसा शख्स है जो एक नॉन मुस्लिम घर में पैदा हुआ है, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन है एट दैट स्टेज कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा कुन्ना मुअद्दिबीन हत्ता नबअसा रसूला, कि हम अजाब नहीं देंगे जब तक कि रसूल को ना भेज दे, मैसेंजर को ना भेज दे। तो ये कई रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है, कंसिडरेशंस को भी समझना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन मुस्लिम है, लेकिन अल्लाह ने उसको सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी है, वो सोच सकता है, देख सकता है। अब अगर उसको मैसेज नहीं मिला तो भी उसे उसके लिए सज़ा नहीं है, मैसेज नहीं मिला तो भी सज़ा नहीं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो डिमेंशंस है, मैं इसको डिटेल में कर चुका हूँ कवर, एक दिन पास्ट में कोर्स में कवर कर चुका हूँ। तो इस चीज़ को कई लोग जो नहीं जानते हैं, जो सिर्फ यही देखते हैं, तो उनको लगता है कि उनके साथ क्या फेयर टेस्ट है। लेकिन जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, सूरह 17 वर्स 15 से जो मैंने मिसाल दिया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अजाब नहीं दूंगा जब तक कि मैसेंजर ना आ जाए। अब हमें मैसेज मिल चुका है, हम तो बचने के लिए हमारा क्या मामला है, हम ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं मालूम है। लेकिन कुछ गुंजाइश वो लोगों के लिए है जो कहे कि मुझे रियली मालूम नहीं पड़ा। अगर उनको नहीं मालूम पड़ा तो क्या गुंजाइश है, उसकी डिटेल्स हमें दूसरी हदीसों में मिलती है। तो ये कंसिडरेशन है अल्लाह ताला का, इंसाफ है। हमारे लोकेलिटी में अगर कोई ऐसे ही बिना मैसेज पहुँचे इंतकाल कर जाता है, तो उसके मैसेज ना पहुँचने की वजह और कल्प्रिट हमारे मुस्लिम्स दाई होंगे या फिर अल्लाह ताला की मसलियत होगी? देखिए कैसा मामला है कि कोई हमारे माशरे में अगर मरता है बगैर मैसेज के,
पहले तो कौन है वो, कैसे है वो अल्लाह जानता है, हम उसकी डिटेल्स नहीं जानते। क्योंकि बहुत सारे लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं, लेकिन एक ऐसा मजहब वो सुने होते हैं जिसमें ये सुनते हैं वो लोग कि औरतों पे बहुत जुल्म सिखाया जाता है और ह्यूमन राइट्स नहीं सिखाए जाते। ऐसे बहुत सारी गलतफहमियां इस्लाम के ताल्लुक से, तो वो रियल इस्लाम को नहीं जानते हैं। जो इस्लाम को भी जानते हैं वो बहुत सारे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है उनको नहीं जानते हैं, कुरान को नहीं जानते हैं, वो रियल इस्लाम का मैसेज नहीं जानते, क्योंकि हम मीडिया से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो प्योर मैसेज ऑफ इस्लाम पूरी ब्यूटी में कन्वे करेगा। अब कौन जिम्मेदार है, जो आपने कहा वो अल्लाह जानता है कि कौन जिम्मेदार है। मुस्लिम्स जो नहीं पहुंचाएंगे उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है ही, उनके ऊपर क्या मामला है, क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे एज एन उम्मत के तौर पर कि हमने क्यों नहीं मैसेज पहुंचाया, हमने क्यों उस मैसेज को छुपाया। वो एक जिम्मेदारी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ क्या मामला होगा वो भी हम नहीं जानते, क्योंकि हो सकता है बाहर से हम देख रहे हैं कि इसको नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है उसको अंदर से मालूम है, हो सकता है उसको क्लियर निशानियां दिख चुकी थी, या कोई है जिसे हमें ऐसा लग रहा है अरे इसको तो पता ही होगा और उसको इन रियलिटी कुछ नहीं मालूम। तो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। वो फेयर जजमेंट करेगा सबके साथ, किसी पे जुल्म नहीं करेगा। यानी जिसका फैसला जो होगा, कोई ये नहीं बोलने वाला है अल्लाह मुझ पे जुल्म हो रहा है। सबको पता होगा कि आई एम गेटिंग व्हाट आई डिजर्व, यानी जो उसको मिल रहा है आखिरत में वो वही मिलने वाला है जिस चीज के वो लायक है। और कोई सवाल किसी का, कोई सजेशन? ये इतना सिंपल लॉजिक है जैद भाई, ये बिलीवर का लॉजिक जो है एकदम सिंपल है, और ऑन कॉन्ट्रारी एथियस्ट का जो लॉजिक है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये अभी जैसे परसेंटेज वाइज भी साइंटिस्ट की परसेंटेज 51% है, मतलब जो बिलीवर है एट एनी टाइम इन मेजॉरिटी है। अभी हाल ही में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी टूल्स है चैट जीपीटी एंड ऑल, उससे मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में, तो जो रिप्लाईज आए वो भी बिलीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही आए, एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए। तो मेरा ये मतलब फीडबैक है, मतलब व्यू है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो अच्छाई है वो ज़्यादा ही तादाद में परसेंटेज क्लियर है, नहीं ज़्यादा तादाद प्रूफ नहीं है, लेकिन वो क्लियर है। जो कोई भी चीज़ देख सकता है, कोई भी इंसान देख सकता है कि अच्छाई क्लियर होती है, सही हक बात क्लियर होती है। चलिए लास्ट सवाल हमारा आज का, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेशन हुआ अल्लाह के एहसान से। हमने आज कई सारे प्रूफ्स कवर किए, अगले हफ्ते हम इसके और प्रूफ्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो इस नेमत, ये नेमत उसके पास नहीं है, बिलीफ की नेमत, ईमान की नेमत, तो आप ऐसे शख्स को इस सेशन में ला सकते हैं। हो सकता है किसी को अपना कन्फ्यूजन दूर करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है कि कोई शख्स को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। ये भी है कि फैसिलिटी हमारे पास ये भी है कि सेशन ख़त्म होने के बाद कोई अगर ऐसा शख्स है जिसको कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है, मैं पर्सनली उसके साथ इस सेशन के बाद में बैठ सकता हूँ। तो ये भी एक फैसिलिटी हमारे पास है, तो आप लोग इंशाल्लाह इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर अभी भी ऐसा कोई है भाई जिसको कोई सवाल अगर पर्सनली पूछना है, तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहीं पर हम आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम।